व्हीकल सुपरसोनिक। 60 सेकंड पर फैल्कन 9 सुपरसोनिक रफ्तार पर पहुंचता है। कुछ पल बाद ही रॉकेट मैक्स क्यू स्थिति में आ जाता है। मैक्स क्यू के मायने हैं वो वक्त जब मैक्सिमम स्ट्रेस होता है न सिर्फ रॉकेट के लिए बल्कि उस रॉकेट के टॉप पर रखे पेलोड के लिए भी। और उन्हें चाहे कितना भी टेस्ट किया गया हो, उनमें से कुछ तो मैक्स क्यू झेल ही नहीं पाते। वेलोसिटी और एयर डेंसिटी का मेल सबसे बदतर होता है। आपके स्ट्रट्स फेल हो सकते हैं, आपके रॉकेट के स्ट्रक्चरल सिस्टम्स भी फेल हो सकते हैं और आपका मिशन वहीं फेल हो सकता है। अगली बाधा है डिटैचमेंट प्रोसीजर। उड़ान भरने के बाद 2.5 मिनट के अंदर ही रॉकेट 4,500 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से जमीन से 35 मील की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। फर्स्ट स्टेज वाले इंजन्स बंद हो जाते हैं। मेन इंजन के कट ऑफ के लिए नाम दिया गया है मीको। जब रॉकेट का फ्यूल खत्म हो जाता है तो इंजन्स बंद हो जाते हैं और जो सेकंड स्टेज है वो फर्स्ट स्टेज की जगह ले लेती है। इस विरल वातावरण में बैरशीट को अब स्पेस में आगे बढ़ने के लिए फैल्कन इंजन्स की जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेज धरती पर वापस लौट आती है जिससे उसे भविष्य के मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सके। स्टेज 1 एंट्री स्टार्टअप। ये एंट्री बर्न शुरू हो गया है। स्टेज 1 धरती पर वापस लौटेगा। समुद्र में एक ड्रोन प्लेटफॉर्म पर उतरने के लिए पहला बूस्टर कुछ छोटे रॉकेट्स के साथ सावधानी से खुद को संचालित करता है। कुछ सेकंड्स के बाद सेकंड स्टेज का एक इकलौता इंजन इग्नाइट होता है उस विस्फोट की शुरुआत करने के लिए जो बैरशीट को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाएगा। फिर प्रोटेक्टिव नोज कोन पर लगे लैचेस को छोड़ने के लिए लॉन्च कंट्रोल से एक कमांड हीलियम के उच्च दबाव वाले धमाके को शुरू करता है। पेलोड फेयरिंग एयर डायनामिक नोज कोन है जो रॉकेट के टॉप पर दिखाई देता है। जैसे ही रॉकेट अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलता है, इसका वजन एक्स्ट्रा हो जाता है। अब आप इसे ढोना नहीं चाहते हैं, इसलिए इसे निकालकर फेंक देते हैं। Approaching 2, second engine cut off, shutdown। और ये शटडाउन की कंफर्मेशन। अब आज के पेलोड्स तैयार होना शुरू होंगे। रॉकेट का काम खत्म हो गया है। बैरशीट मॉड्यूल सेकंड स्टेज से अलग हो जाता है, अकेले अपना सफर शुरू करने के लिए। इम्तिहान की घड़ी तो तब शुरू होगी जब हमें स्पेसक्राफ्ट से संदेश मिलेंगे और हम चेक करेंगे कि सारे सिस्टम्स ठीक हैं। डिटैचमेंट के कई मिनट बाद टेल-अवीव के कंट्रोल रूम में बैरशीट के रेडियो ट्रांसमीटर से पहला सिग्नल मिला। अलग होने के बाद अब हम स्पेसक्राफ्ट से भेजी गई टेलीमेट्री देख रहे हैं और कमांड भेज रहे हैं। अब स्पेसक्राफ्ट रॉकेट से अलग हो चुका है और हमारे कंट्रोल में। टेक ऑफ के 35 मिनट बाद बैरशीट पृथ्वी के निचले कक्ष में है, लेकिन अभी क्राफ्ट को 40 लाख मील दूर और जाना है और चांद तक पहुंचने का ये रास्ता सबसे छोटा नहीं है। अपोलो 11 मिशन को पूरा ट्रिप करने में सिर्फ 4 दिन लगे थे, लेकिन बैरशीट को वहां तक पहुंचने में 7 हफ्ते लग जाएंगे। सीधे चांद तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए और काफी बड़ा लैंडर भी। इसलिए उन्होंने कई बार चक्कर लगाने के लिए पृथ्वी की ग्रेविटी का फायदा उठाया। पृथ्वी से दूर जाते हुए इसकी रफ्तार कम हो जाती है और जब ये पृथ्वी के नजदीक आता है तो इसके इंजन सबसे तेज रफ्तार पर चलते हैं और ये प्रक्रिया इसे बड़े ओवल शेप ऑर्बिट में ढकेलती है। 2 महीने में ये एक बड़ा सा ओवल शेप का ऑर्बिट बनाएगा और ये बड़ा और बड़ा होता जाएगा। और ये प्रक्रिया इस सफर को तकरीबन 2.5 लाख मील से 40 लाख मील का बना देती है। कह सकते हैं कि ये बिल्कुल एक झूला झूलने जैसा है। झूला जब जमीन के बिल्कुल नजदीक आता है तब आपकी रफ्तार सबसे तेज होती है। जब आप जमीन से दूर ऊपर की तरफ जाते हैं तो रफ्तार कम हो जाती है और आखिर में आप बिल्कुल नहीं हिल रहे होते हैं और फिर आप वापस नीचे आने लगते हैं। अगर आप काफी रफ्तार और काफी ऊर्जा के साथ लॉन्च करते हैं तो जमीन की तरफ गिरते वक्त ग्रेविटी आपको अपनी तरफ खींचती है और इसी वजह से आप पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। मतलब पृथ्वी की ग्रेविटी आपको जमीन के नजदीक लाती है, लेकिन इसके घुमावदार होने की वजह से आप बाहरी किनारे के आसपास गिरते हैं। 25 फरवरी मिशन का चौथा दिन। बैरशीट पृथ्वी के ऊपर अपनी कक्षा को 81,000 मील तक बढ़ाने के लिए तैयार है। वो इंजन्स को बहुत ही सावधानी से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मानिए एक डांस कोरियोग्राफ कर रहे हो।
ट्रांसमिशन की पूरी तैयारी थी कि कंप्यूटर बंद हो जाता है। टेल-अवीव के कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा जाता है। और फिर वो इंजन को शुरू नहीं कर पा रहे थे। वक्त बीत रहा था। अब क्या होगा? अब वो चांद पर कैसे पहुंचेंगे? स्पेस आयल मिशन के चौथे दिन बेरेशीट नाम के लैंडर को चांद की सतह पर उतरना था कि अचानक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। स्पेस आयल मिशन की जो कंट्रोल टीम है वो थ्रस्टर्स को फायर करने की तैयारी कर रही थी। सही टाइमिंग बेहद जरूरी थी और तभी उस पर कंप्यूटर बंद हो जाता है। आपका बेरशीट स्पेसक्राफ्ट है जो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और अब आगे बढ़ने के लिए अगला कदम है कि कंट्रोल बर्न किया जाए और उसे कक्ष में खास जगह पर होना चाहिए। वो कमांड्स स्पेसक्राफ्ट के ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स को भेजे जाते हैं। अब अगर वो कंप्यूटर्स बंद पड़ जाते हैं तो आप उन कमांड्स को भेज नहीं सकते, आप अगला कदम नहीं उठा सकते। लोग एक स्पेसक्राफ्ट को बनाने के लिए पूरी जिंदगी काम करते हैं जो 1 सेकंड में खो जाता है। अगर सिर्फ एक छोटी सी खराबी हो जाती है तो आपको लगता है आपका स्पेसक्राफ्ट नाकामयाब रहा, जिंदगी भर की मेहनत बेकार हो गई। लेकिन वो फिर से काम शुरू करते हैं। उन्हें प्रॉब्लम को सुलझाना है, पता करना है कि क्या हुआ और फिर उसे सही करके स्पेसक्राफ्ट को आगे बढ़ाना है। अच्छा ये हुआ कि उनके सभी प्रोसीजर्स सही जगह पर थे। दोनों जो स्पेसक्राफ्ट में बने थे और वो जिनसे वो टेल-अवीव के मिशन कंट्रोल से कम्युनिकेशन करके उसे सुधार सकते थे। वो सॉफ्टवेयर को ठीक करते हैं, लेकिन उन्होंने गलती से सबसे छोटे ऑर्बिट जितनी जरूरत थे उससे ज्यादा बना दिए। इसलिए अब उन्हें कुछ रिकैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। पता चला कि बेरशीट को बड़े चक्कर कुछ कम करने चाहिए थे। उन्होंने सब कैलकुलेशन की और फिर एक तरीका निकाला। वो अभी भी चांद पर पहुंच सकते हैं। उन्हें लगा कि शायद इसकी वजह से कॉस्मिक रेडिएशन हो या हो सकता है वैन एलन बेल्ट का रेडिएशन हो। वैन एलन बेल्ट रेडिएशन की इन बेल्ट्स की खोज अंतरिक्ष युग की शुरुआत में ही हो गई थी। पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड द्वारा जो कण एक ही जगह पर रुक जाते हैं उनका रेडिएशन बहुत तेज होता है और उसका इतना ज्यादा तेज होना उस तरह की खराबी कर सकता है जिसे हमने देखा है। इसे हम सिंगल इवेंट अपसेट कहते हैं। स्पेसक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक्स से एक चार्ज्ड पार्टिकल गुजरता है और वो कंप्यूटर कोड में किसी 0 को 1 में बदल देता है या 1 को 0 में बदल देता है। स्पेस से आने वाला सिर्फ एक प्रोटॉन आपके स्पेसक्राफ्ट के किसी हिस्से से गुजरकर आपके पूरे मिशन को खत्म कर सकता है। बेरशीट के वापस सही हो जाने पर मॉड्यूल फिर से दुनिया के सोशल मीडिया को यूज करने वाले हजारों फॉलोअर्स से कनेक्ट हो जाता है और जल्दी ही वीडियो और सेल्फी भी भेजने लगता है। हम इस वक्त सच में एक स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में फ्लोट होता देख रहे हैं। स्पेसक्राफ्ट अपने एक हिस्से का स्नैपशॉट लेने में कामयाब हुआ और फिर हम सबका यानी कि पूरी पृथ्वी का लिया। ये अंतरिक्ष में सफर करने की संभावना की एक झलक थी। इसने हमें याद दिलाया कि हम सब पृथ्वी के हैं और दूसरे ग्रहों की खोज हम सब में एकता की भावना भरती है। पथ पर बने रहने के लिए 21वीं सदी का ये स्पेसक्राफ्ट एक ऑप्टिकल डिवाइस को यूज करता है जो दूर के तारों से रोशनी लेता है, जिससे इसे इस कठिन सफर का संचालन करने में मदद मिलती है। धरती की टीम स्पेसक्राफ्ट का मुआयना कर रही है ये पक्का करने के लिए कि सब ठीक है और स्पेसक्राफ्ट की जगह की जानकारी रख रही है। अंतरिक्ष विशाल है लेकिन हमें मालूम करना है कि वो असल में कहाँ है। ये काम अगर स्पेसक्राफ्ट खुद करता है तो सबसे अच्छा है, इसीलिए ये स्टार ट्रैकिंग यूज कर रहा है। ग्रह का चक्कर लगाने वाले स्पेसक्राफ्ट के मुकाबले तारे थोड़े स्थिर हैं। स्पेसक्राफ्ट उन तारों की पोजीशन से इस चीज का ट्रैक रखता है और पक्का करता है कि वो सही जगह पर हैं। 42वां दिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स कमजोर पड़ रहा है। मिशन कंट्रोल के इंजीनियर्स को अब बेरशीट बूस्टर को एकदम सही वक्त पर फायर करना है। ये पूरे मिशन का सबसे ज्यादा जोखिम भरा संचालन है। लूनर कैप्चर। बेरशीट स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से बहुत बहुत दूर जा रहा है और उसे कम से कम 4 लाख किलोमीटर की दूरी पूरी करनी है। पृथ्वी से चांद की दूरी इतनी ही है। उस पॉइंट पर उसे चांद के ऑर्बिट को काटना है। इसकी सारी एनर्जी वहां तक पहुंचने में खर्च हो गई है, इसलिए बहुत धीमे जा रहा है। इसका अर्थ के ऑर्बिट से गिरना शुरू होने वाला है।
लेकिन वहां चांद मौजूद है जिसका अपना ग्रेविटी वेल है। और अब शुरू होता है असली डांस। ये कोरियोग्राफी ही है, क्योंकि आपको एकदम सही वक्त तक बर्न करना है और एकदम सही दिशा में पॉइंट करना है। अगर बेयरशीट ने सही वक्त पर अपने इंजन ऑन नहीं किए या सही थ्रस्ट के साथ उनको ऑन नहीं किया तो चांद की ग्रेविटी में ये किसी खिलौने की तरह घूम जाएगा और हो सकता है स्पेस से बाहर भी निकल जाए। इसमें जोखिम है, मिशन फेल हो सकता है।